ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, इसमें एक टर्म पढ़नी है हमें इसमें, पोटेंशियल, या फिर कह दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पहले से ही पढ़ कर आए पोटेंशियल हम, कि मान लीजिए इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल बताना है, पी पॉइंट का, तो हमें कैसे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहीं कोई इन्फिनिटी है और उस इन्फिनिटी पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उसको हमने मान लिया ये कोई टेस्ट चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो उसको जब हम इस पी पॉइंट पर लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन एट पी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट पी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट का फॉर्मूला हो गया हमारा वर्क अपॉन चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो W अपॉन Q, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, यहीं पर ये इसकी SI यूनिट ले लेते हैं। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। साइंटिस्ट है तो पहला लेटर स्मॉल बनाना है इसका, और लेटर क्या यूज़ करते हैं हम, कैपिटल V। ठीक है, इसकी ड्राइव यूनिट और होती है, मतलब जैसे डेफिनेशन लिखने में काम आएगी, तो ये जूल और ये कुलाम, यानी हम कहते हैं जूल पर कुलाम। ठीक है ना, क्लियर हुआ? उसके बाद बात आती है आपकी डायमेंशन की। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, यहीं से निकलेगी भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, और ये कितना AT हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा MLT माइनस 2, और S कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ये हो गया AT। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, V इक्वल्स टू ML स्क्वायर T माइनस 2 और GAT। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस और A माइनस 1। ये हो गई आपकी V की डायमेंशन। तो डायमेंशन वाला चैप्टर तो चलता ही रहता है, चेक कर लो सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लेते हैं, वैसे तो स्केलर है तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। अगर प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे तो उसको हमेशा कैसा लोगे, पॉजिटिव, और नेगेटिव की वजह से निकालोगे तो क्या लोगे उसको, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पोटेंशियल्स होंगे उनको सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्लस, जैसे अलजेब्रा प्लस करते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो इस तरफ एक पोटेंशियल V1 है और इस तरफ एक पोटेंशियल V2 है, तो नेट V क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे, मतलब क्योंकि ये तो फिर डायरेक्शन की बात आ जाएगी ना इसमें, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से चार्ज की वजह से है। ठीक है, मतलब इनका डायरेक्शन नहीं दे सकते ना कि V1 इधर है V2 इधर है, इसमें तो बस ये कह सकते हो कि V1 प्लस Q की वजह से है तो प्लस, और V2 माइनस Q की वजह से है, तब हम इसे फिर इसका जो वो होगा पोटेंशियल वो प्लस V1 होगा, और फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस V2, और सिंपली क्या कर देंगे प्लस। ठीक है ना, कि V1 में माइनस V2 हमने प्लस करा, जिस वजह से V1 माइनस V2 आया। क्लियर हुआ? और अगर ये सिंपली ऐसे होता कि ये भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लस Q की वजह से, Q1 की वजह से, और ये Q2 की वजह से V2, तो फिर नेट V कितना होता था, V1 प्लस V2। अब आई बात समझ में आपको? चलिए फिर एक और बात पढ़ लेते हैं, कि जैसे हम अभी P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो हम इन्फिनिटी पर गए, और इन्फिनिटी से हम चार्ज को यहाँ लेकर आए, और यहाँ इस पॉइंट का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करा। तो जो इन्फिनिटी होती है इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो एक तरीके से जो हम वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट निकालते हैं, वो एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लेकिन क्योंकि हमसे
जानबूझ के पूछा गया कि एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इसलिए हम दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी लेते हैं क्योंकि उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0। तो जब हम वी पी माइनस वी नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो वी पी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और तो ये क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन देखने वाली बात तो ये भी है कि इस पर तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं, इस पर पोटेंशियल कितना है, 0। तो जब एक पॉइंट इन्फिनिटी ले लेते हो तो फिर वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच में, वो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ही होता है। क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल किसी पॉइंट पर। उससे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट, ठीक है ना, इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी, देखो जब भी कभी एनर्जी की बात होगी, ठीक है, ये कोई एनर्जी है, इसका मतलब वर्क डन में कैलकुलेट होगी। अभी पोटेंशियल पढ़कर आए थे हम लोग, क्या, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, क्यू नॉट मतलब चार्ज ही तो हो गया। ये कोई पॉइंट था ए, ये कोई इन्फिनिटी थी, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ था, उस चार्ज को यहाँ लाने में हमें डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। तो हमने डब्ल्यू अपॉन क्यू करा, तो हमने जैसे ही डब्ल्यू अपॉन क्यू करा तो हमने क्या निकाल लिया, बताओ इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे वर्क डन इन कैरिंग, बताओ, इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो नैतिक बता सकते हो क्यू नॉट कितना रहा होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में हमें वर्क डन करना पड़ा, वही क्या है, हमारा पोटेंशियल है। तो बताओ क्यू नॉट कितना रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 कूलाम कितना है, तुम बताओ भाई, कोई बता दो क्यू नॉट कितना रहा होगा, 0 क्यों रहा होगा, चार्ज जीरो क्यों रहा होगा, 1 कूलम, कैसे, क्योंकि यूनिट को लगा ना, तो यूनिट, हाँ यही इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कि यूनिट नहीं रहा होगा। इस चार्ज को जब तुम यहाँ लाते हो तो वर्क डन करा, मान लो यहाँ पर 20 गुलाम चार्ज था और तुमने उसे लाने में यहाँ क्या करा, 200 जूल वर्क डन करा। तो मैंने तुमसे पूछा बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, तुमने क्या डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू मतलब 200 जूल और क्यू मतलब 20 गुलाम। तो अब जब तुमने इस फॉर्मूले में रखा तो फिर इसे करा सॉल्व करने के बाद तुमने इससे इसे काटा और ये कितना हो गया 10 जूल और नीचे क्या रह गया 1 गुलाम। तो तुम ये जो 10 जूल पर गुलाम कह रहे हो ये 10 जूल है पोटेंशियल, मतलब समझ रहे हो। तो ये डेफिनेशन तब बनती है जब तुम इसको इससे डिवाइड करते हो, ये यूनिट चार्ज जब बनता है जब डिवाइड करके क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तब कहते हो कि 10 जूल पर गुलाम, तब इसे कहोगे 10 वोल्ट। अब बनेगी डेफिनेशन की द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो कितना वर्क डन हुआ 10 जूल, कितने चार्ज को वहाँ से वहाँ लाने, 1 गुलाम चार्ज को, गिवन क्या था कुछ भी हो सकता है, इसीलिए फिर इसका फॉर्मूला V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ जब ये जब डिवाइड हो जाए तब है ये डेफिनेशन, तब है ये यूनिट चार्ज, शुरू में यूनिट चार्ज है ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ लेकिन ये बहुत छोटा होता है, क्यू नॉट चार्ज होता है बहुत छोटा होता है, 20 गुलाम। मैंने थोड़ा समझाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, चलाना पंखा चलाना, लेकिन इसमें आवाज़ आएगी यार फिर, है नहीं, गेट खोल दो थोड़ा सा, इनसे कह दो शांत हो जाएं बच्चे, बच्चा पार्टी MBBS। अब आई समझ में बात आपको या नहीं। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत बच्चों को हो जाता है, इसीलिए मैंने ये बता दिया कि जब वो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इस डेफिनेशन के साथ ये बताया जाता है कि क्यू नॉट चार्ज को यहाँ लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो वो उसका कैलकुलेट कर नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये 1 गुलाम चार्ज है, इस 1 गुलाम चार्ज को यहाँ लाने में जितना वर्क डन हुआ वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ये भी सही है डेफिनेशन, लेकिन अगर मैं इसे क्यू नॉट कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ इसे क्यू नॉट, तो फिर ये कुछ है, मतलब अब जरूरी 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब डिवाइड करके सॉल्व करोगे, तो जिसे तुम पोटेंशियल कहोगे, तो वो जब बाद में लास्ट में कहोगे तो वो 10 जूल पर गुलाम, या फिर क्या होगा 20 जूल पर गुलाम,
या क्या होगा 0 जूल पर गुलाम, यानी अब वो जो भी आएगा लास्ट में वो क्या होगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा लास्ट में वी। जब भी तो इस फॉर्मूले में सॉल्व करके जो आंसर लास्ट में आएगा वो आपको क्या देगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा। वो क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। हाँ, अब जरा मुझे बताना एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है जी। तो अब तुम ये देखो कि यहाँ पर एक मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक Q0 चार्ज था या फिर 20 गुलाम चार्ज था, उसको यहाँ लाने में मुझे 20 जूल 200 जूल वर्क डन करना पड़ा इसको यहाँ से यहाँ लाने में। तो किसी एक्सटर्नल फोर्स से ही करा होगा। तो उस एक्सटर्नल फोर्स ने जो ये वर्क डन करा है वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी, क्योंकि जितनी उसमें एनर्जी स्टोर थी उतना ही काम तो करके उसे वहाँ से उसे लाने में उतना ही एनर्जी लगानी पड़ेगी मुझे। जब वो उतना वर्क डन कर सकता है तो इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क। बस सीधी सी बात है ये, एनर्जी मतलब वर्क। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात पूछेगा वो, तो पोटेंशियल कितना है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क कितना किया होगा आपने, वी क्यू। तो बस ये वी क्यू ही क्या हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बताओ ये समझ में आया नहीं आया, क्योंकि वर्क तो एनर्जी होती है और ये पोटेंशियल की वजह से ही हुआ है। भाई आप ये समझो कि यहाँ और यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा, तो इस बीच में कोई काम करना पड़ रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड, भाई एनर्जी को काम, एनर्जी कहाँ खर्च होती है, काम करने में। दो तरीके हैं, या तो तुम काम कर सकते हो या तुम काम कर चुके हो। तो तुम काम कर चुके हो तो तुम एनर्जी खर्च कर चुके हो। तो यानी अगर मुझे ये देखना तुम में कितनी एनर्जी थी, तो मैं तुमसे काम करवा के देख लूँ कि चला काम करके दिखा मुझे कितना काम कर सकता है तू। तो जितना काम तू करेगा मैं कहूँगा इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर थी, ठीक है ना। आया समझ में। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ लाने में ये जो पोटेंशियल फील्ड कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस था इनके बीच में, इस पोटेंशियल में हमने डब्ल्यू वर्क डन करवा दिया इससे। और वो डब्ल्यू वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी क्यू फॉर्मूला। तो यही वर्क डन तो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर था। यहाँ पर इतना काम ये कर सकता था, या कह दो किसी एक्सटर्नल फोर्स से हमने ये काम करवाया। दोनों बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। तो देखो दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट, ठीक है ना। ये जो चार्ज यहाँ ये जो चार्ज होगा ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कितनी होगी, जितना मैं इस पॉइंट, मतलब इसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। अब ये चार्ज खुद तो इधर आएगा नहीं, तो मुझे इधर से क्या करना पड़ेगा, इस पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। उस फोर्स लगाने से, ये एक्सटर्नल फोर्स से मैं ये वर्क डन करूंगा। तो बस ये जो मैं इस फोर्स लगाने से, ये मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे इसे और अच्छे से तुम ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ा मैं इसलिए भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुमने 11th नहीं पढ़ी ना, तो मैं सारी डाउट क्लियर। ये ग्राउंड है जैसे आपका, ये क्या है, ग्राउंड। ये कोई मास बॉडी रखी हुई है, कोई मास है इसका m1, मान लो 10 ग्राम है, 10 किलोग्राम है। अब इसको मैं लेके जाऊँ इस हाइट तक 100 मीटर किसी ए पॉइंट पर, और इसे लेके जाऊँ मैं किसी हाइट 150 मीटर तक, ठीक है ना। तो मुझे इसे यहाँ से यहाँ ले जाने में ए पॉइंट तक भी तो एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो बताओ ये काम तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों करना पड़ रहा है। तो इस जैसे अब तुम्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर काम करना पड़ रहा है, तो ऐसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ऐसी ग्रेविटी का भी अपना एक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा या यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा होगा या इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसकी हाइट ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा, तो उसमें ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे तो यहाँ एक अब स्टोन रख दो यहाँ पर, वो स्टोन यहाँ रख दो, बताओ कौन से में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसकी हाइट ज़्यादा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, जिसकी हाइट ज़्यादा। तो चाहे तो मैं उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दूं, या मैं इसे वर्क डन में कैलकुलेट कर दूं, एक ही बात है। तो फिर इसी तरीके से जब ये क्यू चार्ज रखोगे, तो जितना ज़्यादा क्यू चार्ज बढ़ेगा उतना इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, ऐसे समझो। ये क्या है मेरा
ए पॉइंट है, ये क्या है मेरा ए पॉइंट, और ये क्या है इन्फिनिटी, ये क्या है इन्फिनिटी। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है ये, और ये मेरा है प्लस क्यू, ठीक है नहीं। जी भैया। अब देखो अगर मान लीजिए मैं इसे इस पॉइंट पर लाने में एक वर्क डन करता हूँ यहाँ, ठीक है, तो यहाँ एक वर्क डन करूँगा, डब्ल्यू बी बोल देता हूँ उसे, ठीक है ना, और फिर मैं यहाँ लाने में एक वर्क डन करूँ, ठीक है ना, डब्ल्यू सी, ठीक है, और फिर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है डी, और मैं इसे जैसे एक बार तो मैं इसे कहाँ पर लेकर आया, बी पर लेकर आया, तो मैंने एक वर्क डन किया, तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, कितना, वर्क डन इन कैरिंग दिस चार्ज, फर्स्ट हो गया। फिर मैं इसको लेकर आया कहाँ पर, सी पर, तो मैंने कितना वर्क डन करा ये, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, ये डब्ल्यू सी अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर मैं इसे लेकर आया यहाँ, ठीक है, तो मैंने कितना वर्क डन किया, डब्ल्यू डी, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, डब्ल्यू डी अपॉन क्यू नॉट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ मैं, नहीं निकाल सकता, ठीक है। और अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो भी तो मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा, तो बताओ सबसे ज़्यादा वर्क डन कब करना पड़ेगा, जब इन्फिनिटी से मैं इस पॉइंट पर लेकर जाऊँ, जितना इसके पास जाऊँगा, जितना इस क्यू चार्ज के पास जाऊँगा, ठीक है। तो जो भी वो वर्क डन करूँगा वही मेरी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वही मेरी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना, जितना ज़्यादा चलना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्लियर हुआ जी, पक्का, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं बी और सी, ये बी पर वर्क डन करा और ये सी पर, तो इनके बीच में अब देखो कर तो मैं इन्फिनिटी से वर्क डन रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे बी से सी पर जाना है, तो बताओ इनके बीच में मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं जो काम मैंने इन्फिनिटी से बी तक किया था, जो काम मैंने सी तक करा था, उसी का डिफरेंस निकाल लूँ। तो मैंने बी और सी के बीच में कितना वर्क डन करा, भाई सी में से बी को माइनस कर दूंगा। अब समझ में आ रही है। तो चल तो रहा हूँ मैं बी से सी पर, चल तो कहाँ से रहा हूँ, बी से सी पर, लेकिन मैं माइनस किसे कर रहा हूँ, सी में से बी को। अब अगर मैं इसे भी क्यू नॉट से डिवाइड कर दूँ, इसे भी क्यू नॉट से डिवाइड कर दूँ, और इसे भी क्यू नॉट से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या निकल कर आएगा, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बिटवीन बी एंड सी, और ये क्या आएगा, सी का पोटेंशियल और ये बी का पोटेंशियल। बताओ समझ में आया नहीं। तो बी से सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालोगे तो सी में से बी को माइनस करोगे। बताओ क्लियर हुई बात या नहीं? जी हो गई क्लियर, ठीक है। इसे और अच्छे तरीके से ऐसे समझ लो, बस अब दो ही पॉइंट लेंगे हम, ठीक है, एक लेंगे ए और एक लेंगे बी, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। इनके बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने कहीं इन्फिनिटी ले ली, यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका और यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है और ये इन्फिनिटी। बताओ इसे यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी, और यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चार्ज वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, तो वी ए कितना हो जाएगा, वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब होता है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। तो एक तरीका तो ये था कि मैं ये वर्क डन अलग से निकाल लूँ, और ये वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो इसको क्या बोल लेंगे, बी टू ए, और इसको क्यू नॉट से क्या कर दूँ, डिवाइड। तो ये इनके बीच का, बी से ए के बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? या फिर ये तरीका है कि ये जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मैं लिखूँगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो फिर मैं ए के पोटेंशियल में से बी, सॉरी मैं मुझे आदत पड़ गई है पीछे वेक्टर लगाने की, तो मैं फिर मतलब बी से ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, तो मैं ए के पोटेंशियल में से बी का पोटेंशियल माइनस कर दूंगा। बताओ समझ में आई बात, यानी कंफर्म हो गई। अगर मैं ए से बी का पूछता तो फिर क्या करता मैं, फिर मैं बी में से ए माइनस कर देता। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अब समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई बात 100%?
कोई दिक्कत? क्योंकि देखो आप इधर से इधर जा रहे हो तो यानी यहाँ पहले आए होंगे ना, तो कहीं इन्फिनिटी से आए होंगे, और आप इधर से इधर जा रहे हो तो यहाँ पहले आए होंगे, चार्ज पहले यहाँ आया होगा, तो इन्फिनिटी से यहाँ पहले आया होगा, तो यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा, तो ज़्यादा में से कम वाले को क्या करोगे? माइनस। क्लियर हो रही है बात या नहीं? ये न्यूमेरिकल में काफ़ी बेनिफिट होगा इसका। क्लियर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होगी आपको? जी, ठीक है। तो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में समझ में आ गया ये पोटेंशियल डिफरेंस, और दो पॉइंट के भी बीच में आ गया भाई। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई ना, कि यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक की, तो उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करोगे तो वो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल यूज करते हैं यू। अगर मैं यू बी ए कहूँ तो ये पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी एंड ए, या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा ये क्या होगा? यू पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो वी पर पोटेंशियल एनर्जी, उनका डिफरेंस। ठीक है जी, ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम। चले आगे। अब हम आते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है वो हमारे पास, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज पर हमें क्या निकालना है? ये ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, और इस ओ पॉइंट से, ये ओ पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक ए पॉइंट है जो कि इससे कितनी दूर है? आर, और इस पर पोटेंशियल कितना है ये हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इन्होंने पी ले रखा है, तुम भी इसे पी ले लो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। यहाँ तक बताओ, सब क्लियर हुआ? जी। तो ये पी पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमें निकालना है। हमने क्या करा, और ये डिस्टेंस कितना है? आर। हमने करा कि हम यहाँ से कहाँ पहुँच गए? इन्फिनिटी पर। ठीक है जी, ये पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा और ये हो गई इन्फिनिटी। ये चार्ज कैसा है यहाँ रखा हुआ है? पॉजिटिव है, और ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो इसे रिपेल करेगा। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ लाने में हमें एक वर्क डन निकालना है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसे यहाँ ले आऊँ तो इस पॉइंट पर लाने में मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये बताओ, इसके आगे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स कैसी लगानी पड़ेगी मुझे? ज़्यादा या कम? यानी फोर्स कैसी होगी? वेरिएबल हो गई। वेरिएबल हो गई तो वो चार्ट बनता ही है, फिर वो ये वाला ग्राफ बनेगा। अलग अलग फोर्स लगेंगी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो फिर हमें क्या बनाने पड़ेंगे? छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और उन्हें प्लस कर देना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या निकालना चाह रहा हूँ? इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क डन तो निकालना पड़ेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होगा या नहीं होगा? लेकिन ये फोर्स हर डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम नहीं होगी। ये क्या होगी? ये वेरिएबल होगी। ठीक है ना। जैसे मान लो तुमने अब तुमने इसे जो ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो तुमने एक छोटा पार्ट ले लिया, इसमें इसे A मान लिया और इसे B। मतलब आपने ये मान लिया कि मैं Q नॉट को A से B पर ले जा रहा हूँ, और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ? dx। कितना कर रहा हूँ? dx। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इस समय कोई फोर्स भी लगा रहा हूँ, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही छोटा। तो अगर मैं ऐसे देखूँ कि ये A पॉइंट है, ये क्या है? A पॉइंट, और ये B पॉइंट पे डिस्प्लेस होके चला गया, तो बताना जरा फोर्स किधर लगेगी? फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी या नहीं लगेगी? क्योंकि ये चार्ज किस चार्ज की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और यहाँ कौन सा चार्ज रखा है? ये। और इधर कहीं दूर एक पॉजिटिव चार्ज Q भी तो रखा है, तो वो Q चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल। तो फोर्स किधर लगेगी? इधर। और ये आपका ये वर्क डन किधर हुआ? इस तरफ, चार्ज की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ? तो अगर मैं इसका छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स F इंटू एस कॉस थीटा। यही निकालते हैं हम लोग या नहीं? डिस्प्लेसमेंट कितना करा है हमने? dx। डिस्प्लेसमेंट कितना करा है? dx। तो F dx और cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस, तो ये हो गया माइनस F dx। अब ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे वर्क डन होंगे, dw1, dw2, dw3 एंड डॉट डॉट, लास्ट में हमने इसे n स्ट्रिप में डिवाइड करा था, तो ये टोटल W होगा या नहीं होगा? तो ये जो टोटल W होगा ये एक तरीके से इनका समीशन हो जाएगा। यहाँ I लिख देता हूँ, तो I1 और ये n। ठीक है ना। फिर ये समीशन I इक्वल्स टू 1 और ये n, तो ये जो dwi है इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस F dx
तो एफ तो वेरिएबल होगा, तो एफ आई लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यानी इस फोर्स का इसके रेस्पेक्ट, अब देखो जब ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, डी एक्स क्या है, बहुत ही छोटी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इसकी ये इसकी अपर लिमिट हो गई, ये सॉरी ये लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट, और माइनस चाहो तो बाहर ले लो, वरना तो ये एफ डी एक्स। यानी एफ का इसके रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये एफ क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ऐसे। समझ में आई बात ही नहीं आई? तो अगर मैं ये वैल्यू रख दूं यहाँ पर, अब ये लिमिट्स कुछ भी हो सकती हैं, तो मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये रख दिया। और इसका dx में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। तो इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x। मान लो 0 से x है, बस इतना मान लो, ये 0 से x है इसकी लिमिट, मतलब हम कहीं 0 पे थे और हम कहाँ तक जा रहे हैं, x तक जा रहे हैं। तो इसका आंसर 2x नहीं, 2x क्यों होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे dx के रेस्पेक्ट में, तो n+1 अपॉन n+1, यही होगा नहीं होगा? तो फिर ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3 और 3x स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, 7x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये आपका वर्क डन आ गया। अब किसी भी पोजीशन पर दो पोजीशंस गिवन होंगी, यानी ये दो वैल्यू x की गिवन होंगी, तो तुम ऐसे बता सकते हो, अगर वो ये कहे कि मैं 5 सेंटीमीटर से इसे 6 मीटर तक ले गया, या 5 मीटर से 6 मीटर, तो 5 और 6 रखो, इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली तुम्हें उनके बीच में कितना वर्क डन हुआ वो पता चल जाएगा। अब जब तुम्हारे पास वर्क डन आ चुका है, तो तुम उसे 4 से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट का। तो मैंने ये सारी महाभारत तुम्हें क्यों समझाई, जो कि हमें नहीं करनी है, ये समझाई कि हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है ना, इंटीग्रेशन। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया नहीं, रटोगे नहीं, मतलब समझ में आ गया हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नहीं है, पूरा समझ में आ गया अब क्या करना है हमें इसमें। ठीक है, अब फिर से शुरू करते हैं। तो अब इधर देखते हैं। तो अब मैंने ए बी जैसी छोटी छोटी n स्ट्रिप्स बना दी। अब तो क्लियर हो गया। और मैं इसे ए से कहाँ लेकर जा रहा हूँ, बी तक। तो ए पॉइंट पर मेरा क्यू चार्ज रखा हुआ था, फोर्स किधर लगेगी बच्चों, इस पे, इधर। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बी की तरफ। कितना होगा, dx। कितना होगा, dx। ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, स्मॉल वर्क डन निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला होता है एफ dx cos थीटा। तो ये हो जाएगा एफ dx cos 180, तो ये हो जाएगा माइनस के एफ dx। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो मेरा स्मॉल वर्क डन हो गया माइनस एफ dx। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये मेरी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, अब तुम एक बात देखो, यहाँ पर ये क्यू, ये फोर्स भी तो निकालनी पड़ेगी। ये क्यू नॉट है, ए पॉइंट पर रखा हुआ है, और ये यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है। तो ये जो ए पॉइंट है, ये ओ से कितनी दूर है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस। कितना दूर है ये, एक्स डिस्टेंस। बताओ कोई दिक्कत हो तो अब मैं ए और ओ का डायग्राम बना रहा हूँ। तो ए का और ओ का डायग्राम बनाओगे तो ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा आपका ए पर क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट, प्लस यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी ओ पर, एफ नॉट, ये कितनी लग रही होगी, ये लग रही होगी के Q1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग ओ ए। ठीक है ना, क्लियर हुई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब इसको इसमें रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वस टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं? आ गया। अब डेरिवेशन में कैसे करेंगे वो आज आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब डेरिवेशन में इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है। अब तक तो सारे मैंने लेके दिखाए थे, कोई रॉ नहीं आया था मतलब। ठीक है ना? क्या हो गया भाई, पुष्कर मेरे भाई, नींद तो आएगी मेरे बच्चे। मुझे पता था कि हमें 11th में ये पढ़ना है, नहीं पता था, मुझे पता था, इसलिए रो रहा था मैं तेरे सामने। आज मैं सुबह तुम्हारे सामने क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 साल बाद क्या होगा। क्यों मैं नैतिक के सामने रो रहा था, क्योंकि जब नैतिक नर्सरी में था, LKG में था, 2nd में था, 3rd में था, मैंने इन सबके पैर पकड़े कि तुम इस लड़के को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता था ये जब 14 साल का होगा तो किसके साथ क्या होगा, 12 साल का होगा तो क्या होगा। इतना भी हो इसलिए पढ़ लिया क्योंकि इसकी मम्मी को अपने पास बैठा कर, मतलब उनसे लड़ा नहीं मैं बिल्कुल भी।
तो वो मुझे बेवकूफ़ समझती हैं ना, मतलब वो मुझे पता है बेवकूफ़ कैसे समझती हैं कि भाई कुछ भी कर दें, मैं उनसे लड़ता नहीं हूँ सिर्फ इसकी वजह से, इस डंगर की वजह से, वरना मेरा उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा मम्मी का कोई मतलब नहीं है, ऐसे उनका कोई कहीं से, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उनसे लड़ा तो नैतिक की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इतना भी हो इसीलिए पढ़ लिया, मतलब क्योंकि मुझे पता ना 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, मुझे पता था मैं ये समझाना पड़ेगा। और इसे समझाने के लिए मुझे जो है, मैं इसे ही समझा सकूं तुम्हें, ठीक है ना, उसके लिए जो तुम्हें पीछे का है वो आना ही चाहिए, लेकिन एक अलग विचित्र तरीके की कैचिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। जैसे मैं, अगर हमारा वर्ल्ड कप है तो ये इंडिया की तरफ से खेलना है और ब्रैडली बॉलिंग कराएगा 150 की स्पीड से, और मैंने 150 की स्पीड खेल रखी है, तो मुझे पता ना देखने की ना बॉल, तो कम से कम 160 170 की स्पीड पर तो तैयारी करानी पड़ेगी ना। ये नु कह रहा भैया वेदांश को दे दो बॉल, और वेदांत से भी नु कह दो नीचे को डाल लो। तो हम जब अपनी लाइफ को सिंपल बना रहे होते हैं अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में, तब हम अपने लिए सबसे बड़ा गड्ढा खोद रहे होते हैं। मेरा इंग्लैंड का टूर है, मुझे इंग्लैंड में जाकर टेस्ट मैच खेलना है, और मैं अभी कहाँ हूँ, भारत में। तो मुझे भारत में कैसी पिच बनानी चाहिए, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट पिच पे खेलना चाहिए जो इंग्लैंड की पिचें होंगी। और मैं आईपीएल में पिचें बनाकर खेल रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सपाट बिल्कुल। अब इंडिया की टीम जाएगी कहाँ, इंग्लैंड खेलने, क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगी। अब तो विराट कोहली बहुत छक्के मार रहा है, या फिर और भी जो भी हैं इंडिया के प्लेयर सब बहुत बड़े खेल रहे हैं ना, सुमन गिल हो गया, सब हो गए, लेकिन जब वहाँ बॉल हवा में भी हिलेगी और पिच होने के बाद भी हिलेगी, तो फिर इनसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होने का। तो ये वो तुम्हारा जो तुम्हारा वो कंफर्ट जोन है ना, मतलब जैसे आज संडे है, कोई जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक व्यवस्था बनाई कि अब तुम ना स्कूल जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तो पूरा समय तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा कंफर्ट जोन हुआ नहीं हुआ। तो तुम्हें इस समय 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जितना कि तुम्हें लाइफ में जॉब में स्ट्रगल करना है, या जहाँ भी करना होगा, जहाँ भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ के। तो फिर जब लाइफ के वो चैलेंजेस आएंगे वो कैसे लगेंगे तुम्हें, छोटे पिद्दी लगेंगे तुम्हें। भाई अगर आज मैं तुमसे नर्सरी क्लास का पेपर दे दूँ तो तुम्हारे तो 100% मार्क्स आ जाएंगे ना, क्योंकि अब वो तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें कर चुके हो। पेपर ख़त्म हुए इनके कई महीने हो गए, मैंने इनसे कहा था कि रेगुलर मतलब कुछ भी नहीं, सुबह उठते के साथ ही 5 बजे उठना है भैया तुम्हें, 5 बजे तुम्हें इंग्लिश का सैम्पल पेपर रोज करना है। इनके साथ साथ कुछ और लोगों को भी कहा था, किसी ने एक दिन भी सैम्पल पेपर नहीं करा। और अब नौबत ये आ चुकी है कि इंग्लिश का सैम्पल पेपर तो छोड़ो, ये तो यही होमवर्क ना बस मारिया इनके। अब तो कैसे हुआ, डिसोबे करा ना, मतलब तो हर आदमी डिसोबे करता है अपने टीचर को, गुरु को, जो जानता है, तो टीचर ज़्यादा जानता है तो ज़्यादा पता आगे का। और यहाँ तो ये वाली गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा जानता है वो खतरनाक भी हो सकता है, तुम्हारा रास्ता भी भटका सकता है तुम्हें, बट इसीलिए वो कन्फ्यूज़न बना रहता है हमेशा। तो देखो स्मॉल वर्क डन कितना हो गया हमारा, ये स्मॉल वर्क डन आ गया हमारा ये, लेकिन हमें तो पूरा वर्क डन निकालना है। तो ज़रा देखो हमें पूरा वर्क डन निकालना कैसे है, हमें पूरा वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो इस बात को, नहीं समझ रहे हैं? तो उसके लिए मैंने यहाँ जितने भी स्ट्रिप्स में से डिवाइड करा होगा उन सबको प्लस करना है। तो प्लस तो वो वाला मेथड तो चलता नहीं, तो उसके लिए हमने न्यूटन ने एक स्मार्ट दिया हमें कॉन्सेप्ट, क्या, इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये जो छोटा वर्क डन है इसका भी इंटीग्रेशन करना है, 0 से पूरा निकालना है, और इसका ये जो क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, इसका भी करना पड़ेगा। और इसकी लिमिट्स क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, हमें कहाँ से लाना शुरू कर रहे हैं, इन्फिनिटी, और किस पॉइंट तक ला रहे हैं जरा ये बताओ, पी पॉइंट तक। और पी पॉइंट ओरिजिनल से कितने डिस्टेंस पर है, आर, तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर। बताओ ये समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का तो होगा नहीं, तो माइनस के क्यू नॉट और क्यू, ये तो सब कांस्टेंट हैं, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एक्स का, यानी माइनस तो बाहर चला गया, या अंदर ही रख लो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस अंदर रखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 0 से आर के बीच में। बताओ ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो मेरे पास वैसे तो 2 ऑप्शन है कि मैं माइनस अंदर लिखूँ या बाहर, चलो पहले अंदर रख के कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बाहर रख के भी बताऊंगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ मुझे, चलो साइड में ले लेते हैं इंटीग्रेशन का सवाल। ये इंटीग्रेशन करते ही यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें, और माइनस भी लगा लेते हैं,
तो मैं माइनस के x की पावर -2 लिख लूँ इसे। और तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2। फॉर्मूला क्या था, n+1। क्या था फॉर्मूला, n+1। तो यहाँ पर +1 कर दूँ हाँ। और नीचे भी क्या कर दूँ, n+1। तो बस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो कर चुके हम। हाँ। अब क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। क्या है लिमिट्स, इन्फिनिटी से r। तो यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ r, तो ये हो जाएगा -x की पावर -1 अपॉन -1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है। तो ये इन्फिनिटी और ये क्या हो गया r, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x की पावर -1 इन्फिनिटी से r। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, चार्जिंग पे भी ना लगाया था इन्होंने। अब क्या करोगे, अब लिख लोगे इसे 1/x और इन्फिनिटी से r। बताओ समझ में आएंगे। तो यहाँ से एक बात और याद कर लेना कि x² का मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, 1/x होगा। आगे नहीं, आगे समझ में, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक बार अपर लिमिट लिखनी है और एक बार क्या लिखना है, लोअर लिमिट। तो जब इसमें अपर लिमिट लिखोगे तो ये 1/r हो जाएगा और फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट लिखोगे तो 1/∞। अब ये 1/r हो जाएगा और 1/∞ क्या होता है, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/r। बताओ समझ में आएगा, आगे समझ में। चलो एक बार और करते हैं फिर यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका Q0, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये 0 से r और -x की पावर -2, और ये कितना हो गया आपका dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये Q0 और ये 0 से r और ये माइनस के 1/, अब तो इसे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, -x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 हो गया इंटीग्रेशन। तो लिमिट लगा दो यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। Q0 ये हो जाएगा -x की पावर -1 और ये -1 0 से r, ठीक है जी। और ये हो जाएगा Q0 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 1/x 0 से r। ये कोई इंटीग्रेशन का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे मतलब। तो अब ये हो जाएगा आपका Q0 और इसमें लिमिट रखेंगे हम लोग। तो लिमिट क्या रखोगे, एक बार 1/r, सॉरी 0 गलत कर दिया, ये इन्फिनिटी थी, क्या था ये इन्फिनिटी, अभी तो करा था, यहाँ भी गलत कर रखा। इन्फिनिटी से r आ रहे हैं, कहाँ, इन्फिनिटी से r। हे भगवान, तरक्की, मटक ले भाई जितना तुझे मटकना। 1/∞। तो ये हो जाएगा Q0 1/r - 0। तो ये हो जाएगा Q0/r, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P Q0/r। बताओ समझ में आएंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये वर्क डन आया या पोटेंशियल आया, नहीं ये तो वो आया ना। हाँ मैं भी तो कह रहा गलत कर दिया, ये टोटल वर्क आया है। मैं भी तो कह रहा इसमें Q0 क्यों, देखो वर्क डन निकाल रहे थे ना हम, छोटा वर्क डन निकाला था, ये देखो W W W W बबलू बबलू, पापा का नाम था बबलू, मेरे गाँव में क्या थे, अम्मा ही कह रहे थे बस, और कुछ नहीं कहता। पापा के बहुत सारे नाम थे, बबलू, पप्पू ताऊ जी का नाम था, फिर उन्हें कहने लगे थे पापा को। सोमपाल सिंह तोमर, शास्त्री जी, बाद में हाँ फिर शास्त्री जी सबसे ज़्यादा फेमस हो गया था। उन्होंने कहते थे ना पापा को शास्त्रों का ज्ञान था उन्हें, मतलब सारे शास्त्र पढ़ रखे थे उन्होंने, तो इसलिए उन्हें फिर शास्त्री जी कहने लगे थे। संस्कृत बहुत अच्छी थी ना उनकी। श्लोक तो मुँह जबान नहीं आते हो ना। संगत कितनी खतरनाक होती है, देखो कि ज्ञान होने के बाद भी संगत आदमी को कहाँ से कहाँ लेकर चली जा, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो ये W आ गया और अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लेके इंटीग्रेट करके देखो, अभी बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं होने का, अंदर माइनस आ जाएगा, वो जो कटा था वो उस वाले को प्लस कर देगा, यही आंसर आएगा। ये वाला माइनस जो कटा है, ये वाला माइनस जो ये बाहर ले जाओगे तो ये बाहर आ गया, तो ये वाला माइनस रह जाएगा। तो ये बाद में जब पूरा एक साथ करोगे तो ये माइनस, मतलब ये माइनस के 1/x आ जाएगा बस, इसका और क्या। नहीं आया समझ में, कर दूंगा अगर नहीं आया तो समझ में। भाई ये वाला जो माइनस है इसे तुम बाहर ले लो, इसे मत रखो यहाँ पर, इसे मत रखो यहाँ पर,
तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पर, ओहो ये माइनस बाहर गया, डिनोमिनेटर में जो माइनस वन है वो आगे वाले से इसको गोली मार दूंगा मैं, कैंसिल हो जाएगा। ये ठीक है ना, तो ये तो आएगा ना फिर माइनस, ये तो बाहर चला गया, सही से तो ये कटेंगे नहीं ना फिर, ठीक ठीक। तो ये -1/x आ जाएगा, तो ये -1/r होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस के 1/r आएगा, ये माइनस के 1/r आएगा, और जब यहाँ पे -1/r आएगा और पहले माइनस आप ले जा चुके तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, होना कुछ नहीं है। ठीक है, जी ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन यूनिट वो टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। अब वर्क हम निकाल चुके हैं कितना, K Q नॉट अपॉन Q अपॉन R, सॉरी अपॉन R, और ये वर्क की डिवाइड किससे करोगे, Q नॉट से, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो K Q अपॉन R। बताओ समझ में आने हैं। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस फॉर्मूले में Q क्या है बच्चों, सोर्स चार्ज, और इस फॉर्मूले में Q क्या है, ये टेस्ट चार्ज। अब आ गया समझ में, नहीं आया, ठीक है, निकाल लोगे वैसे, कर दोगे डेरिवेशन, चलो आगे खोल दो ये सब, देखो बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ ऐसे ही कर रहा है, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वाले में माइनस आएगा, फिर वो ऐसा क्या कर देगा पॉजिटिव, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो हमें एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगा ये बहुत यूज़ होता है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना तय है। ये है आपका, अगर वो तुमसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ ले तो कैसे निकालोगे, हाँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पीछे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, अरे रुक तो जाओ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर वो तुमसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछता कि बस पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करो, तो बस वर्क तक ही जो आंसर था वही तुम्हारा आंसर था, मतलब Q चार्ज है और तुम्हें R डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो बताओ क्या होगा, K Q नॉट अपॉन R, बस ये आंसर होगा। टोटल वर्क लेकर आए हैं, बस जो टोटल काम करा हमने वहाँ तक आना है, वही उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। आगे समझ, घुमा देता है ना वो एग्जाम में ऐसे। अभी तो तुम बोर्ड की भी ABCD पढ़ रहे हो, जब PYQ सॉल्व करोगे ना और अभी और वो करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जैसे तुमने देखा नहीं था कि जो पढ़ाई मैंने पूरे साल पढ़ी और जो मैंने लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ी थी उसमें कितना डिफरेंस था 10th क्लास वाली में। तो वे बच्चे कितने अब आगे हैं जो सिर्फ बुक पढ़ कर एग्जाम देकर पास होकर नु कह रहे हैं हम तो IIT की तैयारी करेंगे और उसकी JEE की तैयारी करेंगे। और रुक जाओ, इसे ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें बुक्स बताऊंगा 6ठी से, फिर वे बुक लाना। तुम जो वो 6ठी की बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हारे होश पागल हो जाएंगे मैथ की उस 6ठी क्लास की बुक करने में। फिर तुम्हें सबसे पहले पता है क्या होगा, तुम्हें सबसे पहले ये ज्ञान होगा कि तुम्हारी आसपास वाले जो बच्चे हैं ना, मतलब तुम अब तो तुम्हारी तो एज या फिर आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे 4 साल 5 साल बाद एग्जाम्स होंगे, उनके लिए तुम्हारा माइंड सेटअप क्लियर होगा कि एक्चुअली तैयारी होती कैसे, युद्ध लड़ा कैसे जाता है। अभी तो तुम्हें लगता है बस जाओ और फोड़ दो, मतलब जैसे यहाँ से कहते हैं कि न्यूक्लियर बम छोड़ दो ये छोड़ दो। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, हम एक्सपर्ट नहीं है, हमने ना कोई वॉर लड़ा है, चाहे इंडिया पाकिस्तान में भी लड़ाई हो रही है तो लोगों की अपनी अपनी राय है ना, लेकिन जिसकी भी राय है वो कैसी है, कोई एक्सपर्ट थोड़ा ही है वहाँ पे, या फिर कह दो वो वहाँ थोड़ा ही है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो इस समय के में है। मतलब हमें तो दूर से लग रहा है कि मोदी जी का बहुत अच्छा दोस्त है डोनाल्ड ट्रम्प। अब क्या पता डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है पीछे से, उसने ही कराया वो सारा हमला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। चलो तो चलते हैं भाई साहब। मैं अभी बना ही रही थी, अगर वो R² होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाता। R² होता, क्यों होता वो R²? ऐसे मतलब तुम ऐसे जाओगे और उसमें R² लिख दोगे उसे? नहीं तो कंडीशन बताओ ना, फिर उस फॉर्मूले में जाके क्यों चेंज कर रही हो? गलत करे फिर। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा जो तुम्हारा जो क्या कहेंगे एटीट्यूड कह दो या बिहेव है, वो अभी भी रट्टू तोते वाला ही है, रटने वाला ही है, क्योंकि तुम कुछ भी ऐसे ही बोल दोगी विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। मतलब जैसे एक बच्चे को कहते हैं ना कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो क्या हाँ ठीक है, क्यों, उससे पूछो क्यों, तो वो कह देगा कि मतलब 2 इसको डिवाइड कर रहा है। और फिर उससे फिर एक और क्यों पूछ लो कि कैसे तू ये बात कैसे करेगा, ये से डिवाइड करता, तुम्हें नहीं पता 2 8 को डिवाइड करता है, वो बता नहीं पाएगा, पता है उसे, बता नहीं पाएगा।
उसे खुद पता है ना कि 2 8 को डिवाइड करता है, और जो जिस नंबर को डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर, यहाँ तक वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उससे एक और क्वेश्चन पूछ लो ना कि वो उसे डिवाइड करता है, ये बात तो मुझे समझाना, मतलब अब तुम ये बात तब बताओगे। अब तुम सोचो, एक बच्चा तो ये बता कर आएगा किसी टीचर को कि भाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 बिकॉज 8 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, या 8 उसको डिवाइड कर रहा है। एक बच्चा ये कहेगा ऑन डिवाइडिंग 8 by 2 द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 8 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 एंड द नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड द अदर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो देयरफॉर 2 इज, ये हुई ना कंप्लीट बात पूरी। अब तुम कहोगे यार ये फैक्टर वाली बात पे इतना जोर दे रहा हूँ, ये कहाँ काम आएगी? अरे भाई ये काम नहीं आएगी कहीं तुम्हें, या तुम्हें बहुत जगह काम नहीं आएगी, बट ये तुम्हारे अंदर एक एक कैरेक्टर पैदा कर देगी, ये तुम्हें एक दिशा दे देगी, ये तुम्हें एक तरीके का इंसान बना देगी। और वो जो डायरेक्ट बात चल रही है कि 8 2 के टेबल में आता है इसलिए इसका फैक्टर है, ये तुम्हें मतलब ये बस ये तुम्हारा एक तरीके, ये एक बी टाइप का दिमाग पैदा बना देगी तुम्हारा। अब ए टाइप के दिमाग वाले लोग कैसे होते हैं और इस तरीके के दिमाग वाले लोग कैसे होते हैं वो तुम खुद देख लेना। चलिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में हमें निकालना है, और हमें ये भी दे दिया कि इनके बीच में जो रिलेशन है बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx। वो ये कह रहा है कि आंसर ये लाना है, या तो वो ऐसे कहेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, तो तुम कहोगे ये रिलेशन है, या फिर वो ये दे देगा और आपसे कहेगा टू प्रूव, इसे प्रूव करो। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब तो हमें ये भी बता दिया हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हम फिर से वही जो अभी करा है सब कुछ वही करेंगे। तो हम एक लाइन बना लेते हैं अपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना सोर्स चार्ज रख लेते हैं, ये O पॉइंट, और यहाँ पर एक प्लस Q रखा हुआ है, ये क्या है आपका P पॉइंट, और इस R डिस्टेंस पर अब हमें दोनों चीज़ें निकालनी है और फिर उनमें एक रिलेशन बनाना है। फिर से हम यहाँ से कहाँ चले गए, इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी है कोई, ठीक है। और इस इन्फिनिटी से हम आएंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जो हमने अभी करा, यहीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और उनमें एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो लगभग तो वही सब कुछ करना है जो अभी पीछे करा हमने। तो पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं कि हमारे पास अभी हमने क्या पॉइंट नाम लिया था उसका, ए है ना, ए। तो ए पॉइंट ले लिया हमने, और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर ले लिया हमने, एक्स डिस्टेंस पर, कि ये कहाँ कितने डिस्टेंस पर है, एक्स। और फिर हमने कहा कि मैं ए से इसे बी पॉइंट पर भेज रहा हूँ। मैंने बना तो काफ़ी बड़ा दिया है बट होगा ये बहुत छोटा। कितना डिस्प्लेस करूँगा मैं इसे, डी एक्स, इतना डिस्प्लेस करूँगा। किसको, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं इस बात को? नहीं, और ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, बट मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं इसको, अब इन्फिनिटी तो कोई पॉइंट है नहीं, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने इन्फिनिटी से ए पर ले आया, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो आप जा नहीं पाओगे। अगर यहाँ पहुँच गए तो सब और दूर इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मैंने उसके बीच में कोई ए पॉइंट मान लिया कि कोई ए पॉइंट था, वहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज था, तो मैंने उसे डी एक्स डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, डी एक्स। अब ये बताओ कि इसे डिस्प्लेस कराओगे तो एक फोर्स भी तो लगी होगी यहाँ पर, तो वो फोर्स, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, ये थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इस समय जो छोटा वर्क डन हुआ ए से बी तक जाने में, वो क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये जो डी डब्ल्यू है अभी बिल्कुल सेम ही तो करा है, तो माइनस एफ डी एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में नहीं आया? अब तुम एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ कर आए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ये होती है नहीं होती है? तो हम यहाँ से ये फोर्स निकाल सकते हैं, बस यही डिफरेंस है इस बार, क्यू नॉट ई। तो वो जो पिछली बार जो फोर्स रख रहे थे वो ना रखकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स रखेंगे अब। बताओ, क्योंकि रिलेशन निकालना भाई इनमें हमें। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो डी डब्ल्यू है आपका, इस डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस एफ नॉट की जगह क्या, वो एफ की जगह क्या लिख लेंगे, क्यू ई और डी एक्स, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? आगे सबको समझ में आया नहीं जी? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और कर ले मैं, या ऐसे ही रहने दें, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ तक समझ में? अब तुम्हें पता है क्या कि
कि वी नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो डी डब्ल्यू वर्क डन होता है क्यू नॉट चार्ज को तो डिस्प्लेस करने के लिए होता है, तो वी कितना होगा, इतना होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बताओ वैल्यू रख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स अपॉन क्यू नॉट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये v है, ठीक है ना, और ये माइनस है और ये डी एक्स है, तो मैं डी एक्स इधर ले लूँ और माइनस इधर लगा दूँ और ये क्या हो जाएगा e। तो ये देखो जो रिलेशन हमें चाहिए था वो आ गया, नहीं आ गया, माइनस वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ये समझ में आई है नहीं आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो ये वी है। एक और चीज़ है कि जब हमने स्मॉल वर्क डन करा तो ये पोटेंशियल भी कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। तो ये पोटेंशियल भी कैसा होगा, स्मॉल। बड़ा भी रख सकते हो वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर वो एक्स भी बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया डी वी अपॉन डी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी समझा देता हूँ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोलेंगे। देखो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे डी वी अपॉन डी एक्स, तो इसे वाई एक्सिस पे ले लेना, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, और वाई अपॉन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स क्या होता है, स्लोप, और स्लोप को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज इन द पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो अब देखो ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये मान लो ये यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है जी, और हम यहाँ पर थे ए पर, और हमने ए से बी पर चले गए, और हमने डिस्टेंस में कितना चेंज करा, वी, सॉरी ये डी एक्स, कितना चेंज करा, डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये थोड़ी चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है या नहीं होती है? होती तो है, डिस्टेंस के साथ होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फोर्स अपॉन क्यू नॉट। लेकिन सोर्स चार्ज की वजह से भी तो एक फॉर्मूला होता है नहीं होता है? ठीक है, तो इधर देखो ये डिस्टेंस चेंज हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक वी ए होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक वी बी। तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, डी बी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमें क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या दे देगा ये हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? अब जरा एक बात बताओ कि अगर ये डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये हमें ये बता रहा है कि डिस्टेंस के साथ, मतलब अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है ना। आया समझ में नहीं आया? या फिर पोटेंशियल में अगर डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी चेंज आएगा। मतलब पोटेंशियल कब चेंज होगा, जब डिस्टेंस चेंज होगा, और जब दोनों में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये जो माइनस साइन है यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है, ये हमें बता रहा है कि अब तुम ऐसे सोचो ये डी एक्स है, मतलब ये एक्स है, और ये वाला डिस्टेंस हमने कितना लिया था, एक्स, ठीक है। अगर हम इसमें ये जो आपका एक्स ऐसे चेंज कर दें, मतलब ए की जगह हम कहाँ पर आ जाएं, बी पर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। द माइनस साइन इंडिकेट द पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं उल्टा करके समझा देता हूँ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये। तो जैसे जैसे मैं इस तरफ बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ूंगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही तो होगा, अवे फ्रॉम प्लस चार्ज, इससे। तो जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। तो ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जितना तुम इधर बढ़ते चले जाओगे तो ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज, ठीक है ना। तो माइनस साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीज। उल्टा कर दिया मैंने, हाँ अब दोबारा बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में बढ़ोगे तो वी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और अच्छे से समझो इस बात को। ये क्या है आपका सोर्स चार्ज, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब तुम ये बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस वाले का ज़्यादा होगा।
इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? इसी का ज़्यादा होगा। तो मैं अगर यहाँ पहुँचा तो मैं किस डायरेक्शन में चला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसके मुकाबले यहाँ आकर पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज। और अगर मैं इधर चला तो और डिक्रीज हो जाएगा। तो बस ये वाली बात है कि माइनस साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो वहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका और आसान तरीका ये है कि E इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। तो डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस E इंटू डी एक्स। अब तुम ये देखो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किस पे? डी एक्स पे। यानी ये चेंज इन डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा, या फिर ऐसे कह दो कि माइनस साइन की वैल्यू, मतलब माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहले वाले से ही सही है, उससे ही एक चीज़ से बना के रखना, दो से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो वैसे वैसे इन्फिनिटी के ज़्यादा पास, और तुम्हें पता ही है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो तुम जब इसकी तरफ बढ़ रहे हो तो तुम जीरो की तरफ ही तो बढ़ रहे हो। ऐसे समझ लो, ऐसे भी आसान है। ठीक है, बताओ यहाँ तक सब समझ में आया नहीं यार? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। F/Q0। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिल चुकी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये रिलेशन हो चुका है आपका डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है? कर दोगे? इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ध्यान रखना। अब देखो पढ़ाई कितनी आसान हो जाएगी। जो पीछे पड़ गए फिर सारा पढ़ना पड़ेगा। हमने पोटेंशियल के बारे में हर वो चीज़ नहीं पढ़ी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हर वो चीज़ पढ़ी जो फोर्स के बारे में पढ़ी। तो अब हम डाइपोल में पढ़ा था वहाँ हम पोटेंशियल ऑफ डाइपोल की वजह से पढ़ेंगे। पोटेंशियल वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर पढ़ा, एक्सल पढ़ा, इक्वेटोरियल पढ़ा, तीनों पढ़ेंगे। आसान होंगे या नहीं होंगे? ऐसे केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब में भैया, सब में सब। देखो पढ़ाई है ही ऐसी, मतलब कनेक्टेड है। मतलब साइंस तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मैथ साइंस ये जो है सब कनेक्टेड, पूरा ब्रह्मांड कनेक्टेड है। इस शून्य पे आ जाता है, जीरो हो जाता है, तभी तो एक आदमी पढ़ लिख कर फिर शांत हो जाता है। थोड़े समय के लिए गुरुता आती है, उसे लगता है कि तू बहुत जान गया, जैसे बस थोड़े समय की है ये। अभी जैसे इसे लगता है इसके गट्टे में बहुत ताकत आ गई। समय आएगा जब इसको लगेगा कि ये जो ताकत है ये किसी काम के लिए है, और उस काम को करने के लिए अगर इसके अंदर ताकत नहीं भी होगी तो फिर ये इंटरनल सोल एनर्जी से ताकत लगा के वो काम कर लेगा। ये ऐसा है कि मान लो कि कोई छोटे, आपके घर में कोई छोटा है और कोई शेर या चीता आपके घर में घुस जाए, तो आप उस छोटे को बचाओगे या अपने आप को बचाओगे? छोटे। तो उसके लिए आप उस शेर से भिड़ जाओगे नहीं? आप उसे ताकतवर हो कमजोर हो? उस शेर से तो कमजोर ही हो, लेकिन भिड़ जाओगे नहीं भिड़ जाओगे? आप समझ रहे हो? ये है खेल सारा ताकत का। ये थोड़ा ही ताकत का खेल कि मैं किससे ताकतवर हूं, मैं किससे ताकतवर हूं। ताकत होनी ही चाहिए, ताकत तो बढ़ाते रहो, कितनी बढ़ा लो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो तब ताकत हो या ना हो, लड़ना है तो युद्ध है, फिर तो लड़ना ही पड़ेगा। मतलब अब शरीर में ताकत, मन लगे पढ़ाई में ना लगे, भाई पढ़ना ही है, करना ही है। ऐसे थोड़ा ये तुम अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर कुत्ते के सामने, शेर के सामने भाग जाओगे क्योंकि तुम्हें डर लगता है, या तुम कमजोर थे। हिरन का भी देखोगे तो हिरन कई बार अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के आगे आगे खड़ा हो जाता है और अपने बच्चे को जाने देता है। पता है उसे उसके बाद भी नहीं बचेगा वो। कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है वहां पे, बस ये है लड़ना है। वो तो प्योर, वरना वो तो ये सोच सकता है कि चल इस बच्चे को खान दे, दोबारा बच्चा पैदा कर लूंगी। सोच सकता है। हाँ, सो सकती है, नहीं सो सकती है वो हिरन? सो सकता है नहीं। वो कुछ जगहों पे तो युद्ध करना ही है, वहां पे तुम्हारा वो काम नहीं करेगा, तुम्हारी धूर्तता काम, वो वहां पर धूर्तता कहलाई जाएगी वो। ठीक है नहीं? कई जगह ऐसा भी होता है कि मान लो तुम्हारे घर में 20 आदमी हैं और तुम्हें लग रहा है कि एक आदमी पकड़ा गया, मैं 19 को बचा लूं, वहां ही उसे एक आदमी का बलिदान देना पड़ता है। वो बलिदान है, पर तुम्हारे पास है ही एक आदमी उस समय, और अब तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। तो ये धूर्तता अगर हमने अपने जीवन से निकाल दी तो जीवन महान बन जाता है, फिर मजा आने लगता है। इस ताकत का बस एक ही है, ताकत तो बढ़ानी है, नेचुरल है, बढ़ाते रहो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसकी जरूरत पड़े तो ये ना भी हो तो भी लगानी पड़ेगी। तब भी लगानी पड़ेगी भाई, लड़ना पड़ेगा ही तब भी, वरना फिर ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा? समझौता है फिर तो। और जिन्होंने समझौता करा वे तो मृतक से भी बुरी हालत होती है उनकी। तुम अपना होमवर्क छोड़ देते हो अपनी कायरता की वजह से, तो छोड़ देते हो। तो कोई सोच लेते हो कि यार बस अब ना होने का क्या करना,
ठीक है ना। अभी नींद भाग गई ना तेरी, देख अब तुझे नींद कम आ रही है 2 दिन से, वरना उससे पहले जब हमने पढ़ाया था ना, जिस दिन वो होमवर्क दिया उस दिन तू सबसे ज़्यादा सो रहा था यहाँ बैठ के, तेरी आँखें लाल हो जाती हैं उसमें, क्योंकि अब तूने होमवर्क करा। तो तुम्हारी जो नींद है ना ये भागेगी तुम्हारे होमवर्क करने की वजह से। तकिया दे दो भाई। अभी तो पढ़ सकते हैं ना हम लोग, क्षमता होगी अभी तो तुम्हारे अंदर। हाँ भैया। तुम लोग आज मेरी क्षमता चेक करो यार, चलो ठीक है नहीं? सही कह रहा है नहीं मैं? देखो चैलेंज दो आज एक दूसरे पर पहले आपको नाश्ता करना चाहिए ना फिर। नहीं बाबू, तुम्हें मेरी चिंता क्या है? ये तुम्हारा दिमाग, ये तो खेल है सारा का सारा। मत मतलब तुम्हारा ऊपर का मन जो है बिल्कुल सही कह रहा है कि तुम्हें मेरी चिंता है। यूं तो ऐसे थोड़ी लड़ जाते हैं। नहीं मतलब मैं ऐसे चेक कर रही थी कि आपकी बॉडी फुल नॉलेज नहीं है ना, तो मतलब तुम मुझे क्यों जिताना चाह रही है? मुझे खुद जीतने देना। ऐसी बात नहीं किया। कैसे समझाऊं? ये तुम्हारा दिमाग है ना, ये कई बार पता है क्या करता है, ये सोचता तो ऐसे है कि मैं दूसरे की फिक्र कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस बात को यहीं छोड़ते हैं, फिर ना ज़्यादा मिक्सिंग मैक्स हो जाएगा। ठीक है, सही है वैसे तुम्हारा आइडिया, बट मुझे है विश्वास कि मैं तुम लोगों से पहले नहीं थकूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे मुझे सबसे तेज नहीं भागना है, मुझे सिर्फ तुम लोगों से तेज भागना है। समझ रहे हो? समझ गया। अब भाई समझ में है नहीं? चलो भाई आ जाओ। तो अब आज देखते हैं शाम 6 बजे तक कौन पढ़ेगा। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर, इसमें वो क्लियर हो जाएगा प्लस माइनस वाली बात। थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ सिखाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज लेते थे हम लोग? माइनस, और यहाँ कौन सा लेते हैं? प्लस। ये ए पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, लेंथ हो गई इसकी कितनी? 12, और इसमें बीच में क्या हो गया आपका? सेंटर। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? एल, और ये कितना हो गया आपका? एल। तो अब इस पॉइंट पर V1 तो मैं लिखूँगा पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू माइनस क्यू। बताओ समझ में आया नहीं है? अभी फॉर्मूला पढ़ गए हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्यू कैसा है? माइनस। तो V1 कितना हो गया मेरा? -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, इक्वेशन 1। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? नहीं। ठीक है ना? और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो क्या होता? बस R² हो जाता। अब कह सकती है उस बात को। ठीक है, कहना तो तुम उस समय भी चाहते कि फॉर्मूले में वो हो गया, बट तुम उसे डेरिवेशन के बीच में कह रही थी, मतलब जब हम ड्राइव कर रहे थे ना उसमें। तो V2 क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल एट O ड्यू टू प्लस Q। ठीक है ना? और स्पेसिफाई करना चाहो तो इसे लिख सकते हो एट A, और ये प्लस Q एट B। तो ये V2 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ जैसे प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और V1 V2 कैसी हैं आपकी? स्केलर क्वांटिटी हैं। तो V नेट एट O ड्यू टू डाइपोल क्या होगा? V1 प्लस V2। तो V1 कितना है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस के, और ये कितना है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, पूरा पूरे से कट जाएगा 0। तो V ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर कितना होगा? 0। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब जरा तुम मुझे इसी पे एक बात बताओ मजे की, कि ये एक डाइपोल है। ठीक है जी, ये A है, और ये क्या है? B, और ये क्या है? O, और इसकी लेंथ दे रखी है तुम्हें 50 मीटर। ठीक है ना? इसकी लेंथ मैंने दे दी तुम्हें। यहाँ पे रखा हुआ है 20 कूलम चार्ज माइनस का, और यहाँ रखा हुआ है प्लस 20 कूलम चार्ज। यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना, जो यहाँ से 10 मीटर पर है। ठीक है ना? और यहाँ पर एक +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, उसको तुम यहाँ से लेकर यहाँ लेकर जा रहे हो Q पर, और ये Q कितने पर है? 60 मीटर पर। ये इसकी पोजीशंस हो गई, मतलब ये 10 पर है, और ये 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका कितना है? 60। तो अब तुम मुझे बताओ कि इस Q पर इस 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये बताओ।
भाई भैया, इसको यहाँ से यहाँ लेके गया मैं +2 गुलाम को, तो मुझे यहाँ कोई वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? या 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्या पूछूं, कैसे करूँ? जिंगल अल्लाह हु जिंगल अल्लाह हु जिंगल अल्लाह हु सही करा मैंने। तो भैया पी पॉइंट पर जो वर्क डन होगा उसको हम इस वाले वर्क डन से मतलब माइनस कर देंगे तो पता चल आंसर आ जाएगा। जाएगा। और बताओ, कोई और बताओ। बताओ बताओ बताओ, नहीं बता सकते? प्लस चलो ऐसे देखते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी क्यू। तो इस पर जो वर्क हम लगाएंगे तो वी कितना, ये डाइपोल है और डाइपोल के बीच में वर्क डन कितना है हमारा? 0। तो अब किसी भी चार्ज को अगर कोई मूव करोगे तो कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। बताओ समझ में आई बात या नहीं? आगे समझ में बात नहीं आई? वो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे पता क्या हो रहा है, मैं समझाना तो बस ये चाह रहा हूँ कि मान लो ये कोई सरफेस है और इसमें सब जगह सेम पोटेंशियल है। सब जगह कैसा पोटेंशियल है? सेम। तो इस सरफेस को मैं कहूँगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहूँगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब मान लो तुम एक बॉडी को ए से बी पर ले जाना, एक चार्ज को ए से बी पर ले जाना चाह रहे हो और तुमसे कोई पूछे कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा। तो जब दोनों पर पोटेंशियल सेम है तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी और इनटू चार्ज, तो ये तो सेम है, तो 0 इंटू चार्ज। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को कहीं भी मूव कराने पर कोई वर्क डन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें दिक्कत एक है कि अभी हमने कहाँ निकाला है पोटेंशियल? सिर्फ सेंटर पर निकाला है ना? तो शायद ये यहाँ ना बने बात इसकी, क्योंकि ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ आएंगे तो क्या कोई पोटेंशियल बढ़े, फिर यहाँ कोई पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है भाई। यहाँ पर ही तो आकर दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहाँ दोनों का पोटेंशियल सेम थोड़ा ही होगा, तो यहाँ तो कुछ नेट पोटेंशियल होगा नहीं होगा, तो यहाँ नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस पे बनेगा? इस पे बनेगा कि अगर मैं तुमसे ये कह दूं, अगर अब तुमसे कोई ये कह दे कि ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब समझ रहे हो कि इस पर ए बी और सी इन सब पॉइंटों पर क्या है? पोटेंशियल सेम। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलोगे तो उसमें कितने वर्क डन की जरूरत पड़ेगी? अगर वो कह दे कि 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। क्योंकि सरफेस कैसी है? इक्वी पोटेंशियल। कौन सी सरफेस होती है इक्वी पोटेंशियल? जिसपे सब जगह पोटेंशियल कैसा हो? सेम। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो एक्सेल पर निकालते हैं। एक्सियल, एक्सेल कहेंगे एक्सियल कहेंगे? एक्सियल कहेंगे। चलिए, तो एक्सियल पोटेंशियल ड्यू टू, तुम सब एक टीम में हो, मैं अलग हूँ, ध्यान रखना। पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। तो ये आपका डाइपोल हो गया ए बी। क्या होगा यहाँ पे? माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर होगा यहाँ पर ओ। ये कितना होगा? एल। ये भी कितना होगा? एल। और ये कितना होगा? 12। और यहाँ से किसी आर डिस्टेंस तक तुम्हें जाना है, ठीक है ना? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पी। ये तो एक्सेल हो गया। यहाँ पर निकालना है अब तुम्हें क्या? नेट पोटेंशियल। तो यहाँ पर अब V1 V2 निकलेगा, तो डायरेक्शन वायरेक्शन तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो बस मैं ऐसे एरो लगा रहा हूँ, बट बस मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या होगा? V1, और यहाँ पर क्या होगा? V2। ऐसा नहीं इधर होगा मतलब। तो V1 क्या होगा? पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और माइनस क्यू होगा ये अपॉन आर। तो आर क्या होगा इसका? ए पी। आर क्या होगा? ए पी। तो ये हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी। तो ए से बी तक कितना है? 2L, और ये कितना है? सॉरी ऐसे क्यों करेंगे? ए पी, तो फिर यहाँ तक तो हो गया ये आर, ठीक है ना? और इससे आगे कितना हो गया? ये एल। तो ये कितना हो गया? R+L। करा था नहीं करा था हमने वहाँ भी? ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? ये V1 हो गया। अब डायरेक्ट निकाल दो V2, तो 1/4 प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? R माइनस L। ये क्या हो गया आपका? सेकेंड। तो अब नेट पोटेंशियल निकालोगे तो क्या करोगे? V1 प्लस V2। तो ये मतलब पहले ऐसे लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला पहले लिख लो, अपॉन R प्लस L, और ये प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर माइनस एल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? अब इसमें से आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? कॉमन। प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 1/r माइनस एल। क्या बात थी। तो अब बचेगा हमारा यहाँ पर 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? नहीं। तो ये हो जाएगा जी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका वो क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम ही आ जाएगा। पता है ना एलसीएम निकालना? ठीक है, तो अब इससे से डिवाइड करोगे कट जाएगा, ये बचेगा तो r प्लस एल और माइनस r माइनस एल, और ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये हो जाएगा जी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल माइनस r और प्लस एल, और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सेम सही बनता चला जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो कौन किससे कट रहा है? देखो r से r कट जाएगा, इसे मैं अब लिख लेता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये q इंटू क्या हो जाएगा? 2l, और ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो? ये आपका नेट पोटेंशियल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगर चार्ज और डाइपोल की लेंथ दे रखी हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर चार्ज और डाइपोल की लेंथ दे रखी हो तो ये फॉर्मूला है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक तो आप ये कर सकते हो कि डाइपोल ये q इंटू 2l क्या हो जाएगा? p इंटू ये, और दूसरा r की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी बड़ी होती है l से, तो देयरफॉर l स्क्वायर बहुत बहुत छोटा होगा r स्क्वायर से, तो l स्क्वायर को इसके कंपैरिजन में हम क्या लिख लेंगे? 0, क्योंकि फिर डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इसके कंपैरिजन बहुत छोटा हो जाएगा। भाई r स्क्वायर तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, मतलब r एक बड़ी क्वांटिटी है l के, देखो पूरा प्रोसेस समझो, अभी तक तुम इसका प्रोसेस नहीं समझे। r बहुत बड़ी क्वांटिटी है l के कंपैरिजन में, तो r स्क्वायर और l स्क्वायर में कैसा डिफरेंस, मतलब फिर तो ये तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होगी, और जितनी ये बड़ी होगी उतना इनका डिफरेंस क्या होगा? बहुत छोटा। तो जब उनका डिफरेंस बहुत ही छोटा, मतलब इससे फिर इसे रखने से इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें से 0.0000001 माइनस करोगे तो r स्क्वायर में से माइनस करके क्या ही फर्क पड़ा, तो इससे अच्छा उसे r स्क्वायर ही ले लो। अब समझ में आया l स्क्वायर 0 क्यों ले रहे हैं हम लोग? इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत, r के कंपैरिजन में l बहुत छोटा है। वैसी वैसी करो, जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है अभी तुम्हें ये बात? r जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है l के कंपैरिजन, तो l बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो जब बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो छोटी वैल्यू के कंपैरिजन में तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी सी क्वांटिटी माइनस करोगे तो ये क्वांटिटी लगभग ये ही रहेगी, तो इसको 0 ले सकते हैं हम लोग। आपने हमें एग्जांपल समझाते कि जैसे 0.4 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 0.016 हाँ तो और छोटी और ज़्यादा, हाँ मतलब समझ गए। हाँ जी। चलो तो फिर क्या होगा इसमें हम, तो अब आगे समझ में से 0 लेते हैं, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p, ठीक है जी, और ये हो जाएगा जी आपका r स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस बन गया फॉर्मूला, और क्या है? p अपॉन r, ये हो गया आपका एक्सियल की वजह से, ठीक है जी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें और मज़ा आ जाएगा। अब हमें किसकी वजह से निकालना है? इक्वेटोरियल, ठीक है, v इक्वेटोरियल। तो ये हमारा डाइपोल है, इसे तो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये a है और ये क्या है? b, और ये सेंटर, और ये कितना डिस्टेंस है हमारा? r, ठीक है जी। यहाँ पर क्या रखा है? -q, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा हमारा? l, ये कितना हो जाएगा? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? v1 कितना होगा? v1 अब बता दो, -1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट, क्योंकि r आता है ना, तो r स्क्वायर l स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? फर्स्ट। बताओ समझ में आया नहीं है? पक्का? और फिर v2 कितना होगा हमारा? वो प्लस में हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट सेम r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जब दोनों को प्लस करोगे तो कट जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर? आगे समझ में नहीं आया? v एट इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हुई बात या नहीं? हो गई? चलो आगे खोल लो भैया राणों की। हो गया 0। if e exists but b 0 at the center of the e
इलेक्ट्रिक फील्ड से B0 उसको लाइन का क्या मतलब बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेंगे लेकिन पोटेंशियल नहीं होगा। तो ऐसा डाइपोल में कहाँ होगा? सेंटर पे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा पर पोटेंशियल नहीं होगा। अब बन सकता है क्या ये क्वेश्चन? जरा बताना मुझे कि अगर ये A है और ये क्या है B और ये क्या है -Q और ये क्या है +Q, ये क्या है सेंटर, यहाँ पर V कितना था 0 और अगर मैं परपेंडिकुलर करूँ तो ये डिस्टेंस को थोड़ा ही ना फिक्स है, ये तो मैं R कितना भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ नहीं? तो अगर मैं 10 मीटर इधर जाऊंगा तो मैं 10 मीटर इधर भी जा सकता हूँ। तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा 0, इस पर भी कितना होगा 0। बताओ समझ में आया नहीं आया? लेकिन मैं 10 की जगह 5 जाऊँ तो भी कितना होगा 0, यानी फिर यहाँ भी कितना होगा 0, यानी ये लोकस हो गया है नहीं। और इस लोकस पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो कहीं भी जाओ हाँ लोकस बताया था ना मैंने तुम्हें, लोकस जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब ये जो एक लाइन सेगमेंट होती है ना उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट P है, ये मूविंग पॉइंट है और ये P पॉइंट A से और B पर इक्वल डिस्टेंस से होना चाहिए, तो ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पाथ इस कंडीशन का लोकस होगा। तो बताओ इसका लोकस क्या हुआ? पूरा चैप्टर है 10th क्लास में इसमें ICSE में, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस ये कह दो ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका लोकस हो गया। इस बात का, किस बात का? कि ये P मूविंग पॉइंट इस पे कहीं भी हो, वो A और B से उस, जैसे ये यहाँ है इस समय, तो ये इस पोजीशन पर इससे भी और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। यहाँ होगा तो भी इक्वल। बस ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना चाहिए। तो डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसी सरफेस होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो अगर ये ऐसे कह दे इस क्वेश्चन को जो मैं पीछे बना रहा था, वो क्वेश्चन अब बन सकता है कि वो A B एक डाइपोल दे आपको, ठीक है ना, और फिर वो आपसे कहे कि आपके पास एक 2 कूलम चार्ज रखा है इसके सेंटर पर और वो परपेंडिकुलरली 10 मीटर ऊपर जाना है, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। अब आई समझ बात नहीं है? एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है वो इस पर ऐसे, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ठीक है ना। और वहाँ भूल जाओ तो कैसे करोगे? ये वाली बात तो भूल गए, तो लंबे प्रोसेस से कैसे कर सकते हो? उसने कहा 10 मीटर ऊपर, तो यानी R की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से भी 10, यहाँ से तो वैसे बदल जाएगा। ये वो है क्या? ये पॉइंट क्या हो गया आपका? बताओ। ये पॉइंट हो गया आपका इक्वेटोरियल और ये पॉइंट क्या था? सेंटर। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो किसी भी पोटेंशियल VQ फॉर्मूला हो गया इसका। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसी सरफेस में 0 होता है? इक्विपोटेंशियल। जहाँ पी लेंगे, मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, उन्हें पढ़ाना है क्या मुझे आज? हाँ, बस वो ध्यान रखना कि वो अलग अलग, मतलब लड़कियां एक ग्रुप में बैठ जाएं, बट लड़के उनसे थोड़े अलग ही बैठे। उनकी काफ़ी शिकायत कर रहे थे, काफ़ी लड़के झटके मारती रहे हैं, फंसा देंगे ना लड़कियां फिर। लड़के तो समझदार, लड़के भी हराम भी रहे। लड़के क्यों नहीं हराम? लड़के हरामी, मतलब लड़को ये इस बात में पता है एक छुपी हुई बात ये है कि लड़का हरामीपन करेगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी। शरीफ नहीं होते लड़के भी। जैसे एक लड़की, अब जैसे अर्निका है या कोई भी लड़की है, मतलब अर्निका नहीं, कोई भी है जैसे, ठीक है, अब वो ऐसे ऐसे कर रही है, टीचर भी उसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि टीचर ने भी उसे कुछ कह दिया, वो टीचर को कह देगी कि वो मुझे छेड़ रहा था। अभी लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसे मैं कह सकता हूँ तू वो क्या कहते हैं उसे, तो हीरोगिरी क्यों झाड़ रहा है यहाँ पे? वो मुँह थोड़ी कह देगा मुझे छेड़ रहा था, नहीं, ठीक है ना। तो अगर मुझे भगवान ने औरत बनाया होता तो मैं इन्हें सही कर देता। फिर एक हमारी राशि मैम थी, बहुत कैडी थी भाई साहब, चपटा मत बढ़िया करके, मतलब इसलिए तुम इतना खींच देती लाइन, इससे ऊपर स्कर्ट गई तो गई तुम फिर काम से। और पिक्चरों में तो अब आया सीन, वो तो सेकंड, बता मैं सेकंड क्लास में कब था? सन 2000 से भी पहले ही होऊंगा, या सन 2000 में रहा हूँगा, मतलब सेकंड क्लास में। 8 2 10 हाँ 2000 हम समझ रहे हो तुम। लड़कियों को टैकल करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए फिर लड़की जब के पास ज्ञान आता है तो वो वाकई में देवी बन जाती है फिर, ठीक है ना। बहुत ऊंचा पद होता है फिर उसका। तो कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, मतलब जिसमें जैसे फिजिकल फॉर्म में हमें लगता है कि आदमी ज़्यादा ताकतवर है तो है, वो तो ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ही है।
ये तो बस वो ये शिष्य में और पत्थर में को डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी कर दिया भगवान ने, उसका अलग यूज़ बनाया, इसका अलग यूज़, बट हमने कंपैरिजन करना, हमें जबकि जो साइंटिस्टों ने हमें कंपैरिजन करना सिखाया, वैज्ञानिक लोगों ने हमें कंपैरिजन वो समझने के लिए सिखाया कि तुम अंतर समझ सको, उनमें प्रतिस्पर्धा ना कर दो कि हम शिष्य की तरफ हो गए, हम तो जी पत्थर की तरफ है, पत्थर ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है नहीं, जैसे कोई हीरो होता है, कोई डांस अच्छा करता है तो कोई एक्शन ज़्यादा अच्छा करता है। चले आगे। भगवान है कहाँ है तू। ये कह रहा है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, ये भी वही है, फिर ये भी कोर्स बना है दोबारा, ये वही वाला है जैसे अभी हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था डायपोल में, ये ए था और ये क्या था बी, ये माइनस क्यू और ये क्या है आपका प्लस क्यू, और ये क्या था इसका सेंटर। तो अगर मैं किसी पी पॉइंट पर इससे पूछूं और जहां थीटा क्या होगा 0, तो उसे क्या कहते थे हम लोग एक्सियल, तो ये तो पढ़ के आ गए हम। और अगर मैं थीटा क्या कर दूं, मतलब इस ऐसे पॉइंट पी पॉइंट को बना दूं कि जो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा 90, थीटा कितना बना दें 90, तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। बताओ। और तीसरा क्या है, अगर मैं कोई मान लो कोई पी पॉइंट यहाँ रख दूं और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा होगा थीटा, तो फिर कितना होगा, तो पूछ रहा है फिर, हाँ फिर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, कोर्स में नहीं है, ठीक है नहीं, चाहोगे तो मैं बाद में करवा दूंगा तुम्हें। क्या ही करना फिर, कल को पेपर सो पेपर है इसका लौंडे का शॉर्ट डायपोल। फिर इस ये जो करते हैं वैसे इससे फिर वो दोनों केसेस आ जाते हैं। एनसीईआरटी चेक कर लेना एक बार, वैसे मैंने चेक करके ही मार्क कर रखा है नहीं है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेना, बताओ समझ में आया नहीं। अब ये कह रहा पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, जैसे ये एक सिस्टम है, ये क्या है ए और ये क्या है बी, यहाँ पर एक हाँ Q1 और ये Q2, और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो फिर वही वर्क डन निकालना है हमें, है ना। अब ये सब देखो इसमें, अब हमें करना कैसे है, ये होल्डिंग का नाम लेकर मेरे सामने गलत करा भैया, बाहर ग्रीन टी है, डोंट वरी, मैं पी लूँगा। Q1 Q2 ठीक है जी। हाँ ओ हरि ओम परमपिता तेरी महिमा न्यारी तू एंटरयामी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक तो इसका वर्क डन निकाल लेना है, निकाल लिया, पोटेंशियल एट बी निकाल लूँगा, पोटेंशियल एट बी आ जाएगा, और पोटेंशियल एट बी निकालने के बाद ये क्या करा मैंने, अच्छा पोटेंशियल एट बी निकालने के बाद वहाँ रखूँगा तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट अस कंसीडर Q1 Q2 अदर पॉइंट चार्ज। चलो देखो इनके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, देखो एक पॉइंट चार्ज यहाँ है ये Q1, ये Q2 चार्ज है जिसको हम कहाँ से ला रहे हैं इन्फिनिटी से, तो हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए और इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो कितना r, ठीक है r डिस्टेंस है, तो हम इसे इन्फिनिटी से r पर ले आए, तो बस इसका पोटेंशियल निकाल लो पहले।